नेपाल में अब तक 547 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। शव बरामद हो चुका है। 1473 लोग सैलाब के चलते घायल हुए हैं, जिसमें से सबसे चौंकाने वाली बात यह है, सुरक्षा करते 27 पुलिसकर्मी भी सैलाब के आने के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। तो नेपाल में सैलाब से आई त्रासदी को 56 घंटे बीत गए। अब एक ड्रोन तस्वीर सामने आई है जो इस कुदरत के कोद से हुई तबाही को बयान कर रही है। इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक जहां जहां आपकी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ कई किलोमीटर के अंदर बर्बादी के निशान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ मलबा है, तबाही है, टूटे हुए घर है और सैलाब का रौद्र रूप यहां पर आपको नजर आएगा। तो ये 56 घंटे बाद वो ड्रोन की तस्वीर है जिसके बाद अब नुकसान का अंदाजा। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF Karnataka, MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. और इस मलबे ने, इस सैलाब ने कितना नुकसान किया है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और हमारे संवाददाता आकाश वत्स हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त, जो कि उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां यह पूरा सैलाब आया है। आकाश, अब हालात क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सैलाब आया और चला नहीं गया, बल्कि खतरा अब भी बरकरार है। डैम के टूटने की खबर आ रही है, लगातार अलर्ट है, रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। हालात क्या बयान कर रहे हैं और लोगों में कितना डर दोबारा से सैलाब के आने का है? अब से तकरीबन 4.5 घंटे पहले नेपाल पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि आप लोग अलर्ट रहिए। यहाँ बाकायदा लाउड स्पीकर लेकर, मैं धादिंग में मौजूद हूँ, बाकायदा लाउड स्पीकर लेकर ऐलान किया जा रहा था, लोगों को सचेत किया जा रहा था। बार बार उन्हें कहा जा रहा था कि आप घर छोड़कर चले जाइए, किसी ऊंचे स्थान पर चले जाइए, आप पहाड़ के ऊंचे वाले हिस्से में चले जाइए, और लोग उसके बाद छोड़कर चले गए। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, जो सड़कों से मलबा हटाने का काम रोक दिया गया था, वो अब से तकरीबन आधा घंटा पहले से फिर से शुरू कर दिया गया है। मैं इस तरफ ये तस्वीर दिखाऊंगा आपको, बिजली के खंभे पर में कुछ लोग काम करते हुए दिखेंगे। वो वापस इस इलाके में बिजली व्यवस्था फिर से सुचारू हो जाए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, जो तस्वीरें सामने है, उसे देखकर आप जब देखेंगे तब अंदाजा चलता है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके का नुकसान हुआ है। मैं जहां खड़ा हूं इसके ठीक सामने आपको एक बाइक दिख रही होगी, और इस बाइक को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे मिट्टी में गाड़ दिया हो, जबकि ये पूरा का पूरा मलबा है। ऐसा मलबा जिसे हटाने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। सड़क से जब मलबा हटाने का काम शुरू हुआ तो 2 दिन में 1 किलोमीटर मात्र मलबा हटाया गया है। आप ये समझ सकते हैं कि कितना मलबा है। और इस तरफ देखिए, अब लोग धीरे धीरे अपने घर में लौट रहे हैं, धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ तबाह हो गया है, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नहीं है, या तो फर्स्ट फ्लोर पर या फिर ऊपर छत के ऊपर जो सामने आपको दिख रहे होंगे। भैया आप लोग लौट आए वापस? सब खत्म हो गया, नीचे सब खत्म हो गया। बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर तक पानी था और इतना ज्यादा नुकसान हुआ है जिससे उबरने में पता नहीं कितना टाइम अभी और लगेगा। आज दिन में आप लोगों को अलर्ट किया गया था ना, अलर्ट किया गया था वापस जाने के लिए ऊपर। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि दिन में भले ही अलर्ट किया गया था, लेकिन घर है, घर छोड़ करके हम कहां जा सकते हैं, लौटना आखिर में यही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आकाश यही है कि जिंदगी भर की कमाई सब कुछ डूब गई है। ऐसे में सवाल यह है कि लोगों का जो चाम है वो बना हुआ, वो वहीं पर रहना चाहते हैं, वो वहां छोड़कर जाना नहीं चाहते, हालांकि जान पर बना सकती है। सैलाब से नेपाल में मची तबाही का एक नया वीडियो दिखाते हैं। अचानक सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया, लेकिन तस्वीरें आपके सामने है। अंदाजा लगाइए कि यह कितना खतरनाक है। सैलाब ने जमीन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। यह घर सैलाब के बीच मौजूद है, बालकनी में लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में
कोई कर भी क्या सकता है। और ये देखिए, एक तरफ सैलाब आया हुआ है, बीच में ये घर है, उसके आगे सैलाब का पानी लगभग 2 फ्लोर को कवर कर लिया है और तीसरे फ्लोर पर ये पूरा परिवार फंसा हुआ है। कभी भी ये घर गिर सकता है, कभी भी ये घर बह सकता है। लेकिन तो नेपाल में आए सैलाब को देखकर सारी दुनिया परेशान है। ये वो तबाही है जिसका असर अब तक नजर आ रहा है। रसुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बाढ़ के चलते कई लोग फंसे हुए हैं। टनल से अब तक 350 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जानकारी सामने आ रही है कि करीब Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF Karnataka, MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. 100 लोग अब भी फंसे हुए हैं। बचाव अभियान से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने। इसी टनल के अंदर इस तरह के तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे। टनल में काम चल रहा था। पूरा गाद, पूरा मलबा, पूरी मिट्टी टनल के अंदर घुस गई और अंदर 100 से ज्यादा लोग अब भी फंसे हैं, जबकि 350 से ज्यादा लोगों का आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया है। तो नेपाल के रसुआ से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टनल में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। इससे जुड़ी डिटेल्स जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टनल से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहां पर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाया वो रसुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि नेपाल में है। कितने लोगों का रेस्क्यू, तो अब तक जो रिपोर्ट आई है उसमें 350 लोगों का रेस्क्यू करके बचाया जा चुका है उनको। कितने लोग अब भी फंसे हुए हैं, तो 100 से ज्यादा लोग अब भी इस सुरंग में फंसे हुए हैं। सुरंग की स्थिति क्या है? कई टन मलबा इसके अंदर भरा हुआ और सुरंग का अंदरूनी इलाका वो अब भी आर्मी और बचाव दल से अछूता है। मजदूरों को निकालना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है और कई लोगों के इसके अंदर मारे जाने की आशंका है और जो जिंदा है वो बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से आकाश का रुख कर रहे हैं। आकाश, तो सुबह मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, राहत और बचाव कार्य को रोका गया था। अब क्या खबर है? क्या राहत और बचाव कार्य को दोबारा शुरू कर दिया गया है? और जो दोबारा से डैम टूटा था, क्या उसका मलबा, उसका पानी या उसकी बाढ़ नेपाल तक आने की आशंका व्यक्त की जा रही है? ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं? ऑफिशियल्स का लगातार यही कहना है। नेपाल पुलिस के पास जो सूचना आई थी उसी सूचना के आधार पर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया था। उसके बाद लोग यहां से नदी के किनारे चले गए और वो इस बात के इंतजार में थे कि क्या नदी का जलस्तर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। कुछ देर बैठने के बाद जब लोगों को लगा कि नहीं, नदी का पानी लगातार नहीं बढ़ रहा है, तो फिर लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ वापस लौटने लगे। लेकिन अभी भी जो सशस्त्र प्रहरी के जवान हैं, जो नेपाल पुलिस है, नेपाल आर्मी है, वो लगातार लोगों को कह रही है कि अभी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अभी बिल्कुल आराम करने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को मान लीजिए कि अभी आपको इस घर में नहीं रहना है और वो लोगों को अपने घरों से दूर रहने को, खास करके जिस इलाके में पहले ये बाढ़ आई थी, ये तबाही हुई, उस इलाके में और उसके आसपास 1-2 किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं उन्हें कहा गया है कि आप इस जगह को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अभी आप यहाँ नहीं रहिए। ठीक है। लेकिन लोग वापस चले आ रहे हैं और ये एक संकट है, आकाशीय संकट है। ये भी लोग समझाने के बाद भी, इतने बड़े सैलाब के बाद भी अब भी वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनका लगाव है वहां पर। इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन आप भी अपना बहुत ख्याल करिएगा, बहुत ख्याल रखिए और एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल आकाश, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। तो आखिरकार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और इस बीच सैलाब के चलते संकट में फंसे लोगों का दर्द भी सामने आया है। अब आपको सुनाने जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं नेपाल के इस त्रासदी से फंसे हुए लोग। हमारा फैमिली का नाम नहीं है, गाय वहाँ पर देखा, फोटो भी डाला है, कोई पता नहीं चल रहा है वहाँ पर, कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसे 3 पैसे के कई था ना। त्रिशूली खोला को तो एक भी आदमी नहीं है, त्रिशूली बजा एक भी आदमी नहीं बचा। हम लोग तो भागे, सब सामान लेकर।
कुछ भी नहीं हम लोग का पहुँच रहे, खाने पीने का, न रहने का सुविधा, हम लोग का पैसा भी नहीं है, हम लोग दूसरा के घर में बैठे हुए हैं। मेरे भाई को जैसे जैसे निकालना पड़ेगा, वो कहाँ है, कैसे है, लापता है 3 दिन से। और नेपाल में एक बार फिर से फ्लैश फ्लड का खतरा मंडराने लगा है। तिब्बत में कृत्रिम झील का एक हिस्सा टूटने से फिर से पूरे नेपाल में, स्पेशली नदियों के किनारे बसे लोगों में दहशत का माहौल है। शोकेन पोइक टैंगपो नदी में एक झील बनी हुई थी जिसके टूटने की जानकारी सामने आई है, तो नेपाल के रसुआ जिले में अलर्ट इसको लेकर जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने के लिए इस पूरे मामले में कहा गया है। और जिस वक्त बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, उस वक्त क्या हुआ, कैसे भगदड़ हुई, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या हुआ? क्या फिर से बाढ़ आ रही है? फिर से बाढ़ आ रही है। आइए मनीष, जल्दी आइए। ये कब सूचना कब मिली? अभी चल, लेट्स गो फास्ट। ये अभी सूचना मिली है कि फिर से बाढ़ आ सकती है, और इसी सूचना के बीच हम इस स्थान को छोड़ रहे हैं। मनीष जल्दी आइए। यहाँ जो टीम खड़ी थी, वो टीम और सारे लोग यहाँ से बहुत तेजी से निकलते जा रहे हैं। मनीष तेजी से आइए, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोग यहाँ से किसी तरीके से निकलना चाहते हैं। कहाँ, किधर? इधर। और चारों तरफ देखिए, इधर दिखाइए जरा, अफरा तफरी का माहौल है। वो सामने आपको दुकानें बंद हो रही है, वो जो सामने दुकानें खुली थी वो दुकानें बंद हो रही है। इधर से सारे लोग भागते नजर आएंगे। अलर्ट रहने को कहा गया है, और इसीलिए इस इलाके में जितनी गाड़ियां हैं, जितने लोग हैं, उन्हें यहां से जाने को कह दिया गया है। सशस्त्र प्रहरी के जवान जो यहां मोर्चा संभाले हुए थे रेस्क्यू का, वो भी अब इस जगह को छोड़ चुके हैं। तो एक और झील फटने की खबर है, और नेपाल पर खतरा अभी भी बना हुआ है। खतरा टला नहीं है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास इस झील के फटने की खबर आई है, और उसके बाद से चोचेन और पुरेपु नदी के संगम के पास यह खबर है कि वहीं पर यह झील टूटी हुई है। झील में 20 लाख घन मीटर पानी जमा है, और झील फटने से एक बार फिर से नेपाल के भोटेकोशी और इसके अलावा त्रिशूली नदी में पानी का स्तर बढ़ने की खबर। रसुआ में रेस्क्यू ऑपरेशन को एहतियात के तौर पर रोका गया, और नदी से सटे कई गांवों को खाली करा लिया गया है। तो एक और झील के फटने के बाद से नेपाल में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। त्रिशूल की तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। खोलाको भाव बढेकोले हामी यो तल सबै खाली गरिसकेका छौं, त्यसैले सबैजना साइडमै बस्दिनु होला, अझ माथि बस्दिनु होला। पानीको भाव बढ्दै आइरहेछ भन्ने खबर प्राप्त भएको छ, त्यसैले गर्दा अघिदेखि हामीले रोकिरहेछौँ। तपाईहरु अगाडि नआइदिनु होला र सबैजना सुरक्षित ठाउँमा बस्नु होला। यहाँ कतिपय चाहिँ अगाडि आइदिनु भएको छ, यो तलतिर कतै वरिपरि हुनुहुन्छ भने पनि कृपया सुरक्षित ठाउँमा, सुरक्षाकर्मीले भोलिन्टियरले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले मानेर सुरक्षित ठाउँमा बस्दिनु होला। धन्यवाद। तो नेपाल में त्रासदी और एक और खतरे की घंटी बज रही है। क्या है वो खतरे की घंटी? तो जो झील टूटी हुई है उससे पानी लगातार उसका रिसाव चल रहा है। भोटेकोशी, त्रिशूली, नारायणी नदी, इन पर खतरा बरकरार है। नेपाल के निचले इलाकों में तबाही की एक बड़ी आशंका है। नेपाल के रिसुआ जिले में बड़ी तबाही का खतरा बरकरार है, और लोग बहुत ज्यादा नेपाल के डले नजर आ रहे हैं। अब नेपाल में आपदा आए हुए 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन सड़कों पर इतना ज्यादा मलबा है कि गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो रहा है। संवाददाता आकाश वत्स की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाँ, मैं धादिंग में हूँ। बैरिनी एक जगह है धादिंग में, मैं वहाँ हूँ, और इस तस्वीर को देखकर आप बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके के रहे होंगे, किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो खतरनाक मंजर। अब हालांकि जो सड़क के ऊपर जो दलदल था उसे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सामने जो आपको वो गाड़ी दिख रही होगी, जेसीबी है, उसके सहारे कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उस दलदल को हम हटा दें और उसके बाद इस इलाके को पहले की तरह कर दें। लेकिन दूसरी तरफ सड़क के दूसरे हिस्से में जो तस्वीर आपको दिखेगी वो तस्वीर बताएगी कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नेपाल
नेपाल के लोगों के सामने जिस तरीके की चुनौती है, नेपाल के लोगों के सामने जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, उस हालात से निकलने में अभी लोगों को बहुत वक्त लग सकता है। कहते हैं कि जो नदियां जीवन देती है, अचानक मौत की वो धार बन गई। नेपाल के लोग पहाड़ को सदियों से अपने प्रहरी के तौर पर, अपने सैनिक के तौर पर देखते हैं, लेकिन वही अपने भीतर का मलबा लेकर जब नीचे उतरा तो हालात किस तरीके के बने वो आप देख सकते हैं। ये जो सामने घर आपको दिख रहा है, इस घर में साफ सफाई चल रही है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मलबा आकर के फंसा हुआ है उसे हम धीरे धीरे निकाल दें। वो बात आईआईटी के छात्र की खुदकुशी के बाद दिल्ली में चल रहे लगातार छात्रों के विरोध प्रदर्शन की। एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद आईआईटी दिल्ली कैंपस में लगातार छात्रों का विरोध प्रदर्शन और तनाव का माहौल बना हुआ है। छात्र डीन के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। 22 अगस्त को ऋषिकेश कुमार नाम के एक छात्र ने आईआईटी दिल्ली के लेक्चरर हॉल कॉम्प्लेक्स की 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। उसके बाद से ही छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र कैंपस में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हाथों में पोस्टर और जुबान पर नारों के साथ आईआईटी दिल्ली के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएससी फिजिक्स के छात्र रहे ऋषिकेश कुमार की आत्महत्या के बाद से ही छात्रों का धरना और विरोध प्रदर्शन जारी है। कैंपस में निकले इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने एकजुट होकर अपनी मांगें उठाई और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पिछले कई दिनों से आईआईटी दिल्ली में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और डीन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रों का गुस्सा क्यों भड़का, छात्र कॉलेज प्रशासन पे किस तरह के आरोप लगा रहे हैं और आखिरकार आईआईटी दिल्ली में यह गतिरोध क्यों टूट नहीं रहा है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले यह समझिए कि छात्रों का भड़का गुस्सा और आईआईटी दिल्ली पर आरोप क्या है वो जानिए जरा। ऋषिकेश को हॉस्टल में कमरा नहीं दिया गया, यह बहुत ज्यादा गंभीर आरोप। और उसके बाद कमरा नहीं मिलने से ऋषिकेश कुमार परेशान थे। कॉलेज के बाहर रूम लेकर रहने के लिए मजबूर और मदद मांगने आई मां के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसको लेकर वो आहत हो गए। जरूरी रिसर्च प्रोजेक्ट देने में कॉलेज प्रशासन ने उनके साथ आनाकानी की और कॉलेज प्रशासन के फैसलों ने उनको मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया और मजबूरन एक आईआईटीएन ने खुदकुशी का रास्ता चुना। अब आईआईटी दिल्ली के छात्रों की मांग क्या है, अब जरा ये भी जान लेते हैं। सुसाइड पर बवाल हो रहा है और छात्रों की मांग क्या है वो जानिए। छात्रों की मांग यह है कि मामले में स्वतंत्र रूप से जांच किया जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, डीन हो या एसोसिएट डीन, इन तमाम लोगों को हटाया जाए और विभाग के हेड की जवाबदेही तय की जाए। ऋषिकेश के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देने की मांग की गई है। अब आईआईटी दिल्ली ने क्या कुछ कदम उठाया है इस प्रोटेस्ट को लेकर और ऋषिकेश कुमार नाम के छात्र के सुसाइड के बाद वो जरा जान लीजिए, क्योंकि आईआईटी दिल्ली ये कह रहा है कि हमने कई सारे मेजर्स लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने संज्ञान नहीं लिया। अब वो मेजर्स क्या हैं? 2025 से नया करिकुलम लागू किया गया था, ये दलील है। पहले सेमेस्टर की पढ़ाई का बोझ को कम कर दिया गया है। छात्रों के लिए लाइफ स्किल्स के कोर्स भी जोड़े गए हैं। तनाव कम करने के लिए वीकेंड परीक्षाएं कम कर दी गई हैं। बीटेक में क्रेडिट सिस्टम में लचीलापन लाया गया है और डिग्री के लिए न्यूनतम सीजीपीए की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। तो समझ सकते हैं कि दिल्ली में लगातार इस पूरे मामले को लेकर छात्र बहुत ज्यादा नाराज हैं और यह प्रोटेस्ट अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बात करते हैं आम आदमी पर पड़े महंगाई के एक और बोझ की, एक और मांग की। त्योहारों के सीजन में मुंबई के लोगों को महंगाई का एक गहरा और बड़ा झटका लगा है। मुंबई के लोगों को दूध के लिए अब अपनी जेब को और ज्यादा ढीला करना पड़ेगा। मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों को बढ़ा दिया है। 1-2 रुपए नहीं, पूरे 9 रुपए बढ़ा गया है। 9 रुपए महंगा हो गया दूध मुंबई में। दूध की बढ़ी हुई कीमत 1 सितंबर से लागू होगी। दूध की कीमतों में सीधे 9 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होने जा रहा है, जो अगले साल तक, यानी ये मियाद भी तय की गई है कि 1 साल तक ये बढ़ी हुई कीमत रहेंगी और उसके बाद कीमतें और भी ज्यादा
बढ़ सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुंबई में दूध महंगा क्यों हुआ, ये जानिए। क्योंकि तबेले का दूध जो है वो पहले 93 रुपए प्रति लीटर था, जो बी क्वालिटी का दूध, दूसरा जो है बी क्वालिटी का दूध अब 102 रुपए लीटर हो गया है। A1 क्वालिटी पहले 110 रुपए था, उसकी कीमत बढ़कर 9 रुपए 119 रुपए हुई। जो नया रेट है वो 1 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा। असर क्या पड़ेगा? दूध से जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट है सारे के सारे महंगे हो जाएंगे। दूध का खर्च बढ़ने से घर का बजट बिगड़ने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। दूध के दाम 9 रुपया लीटर अब बढ़ने वाले हैं 1 तारीख से 2 दिन बाद। क्या वजह है इतने दाम बढ़ाने की? उसका वजह यह है कि सारे चारे महंगा हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो गए हैं, नौकरों की पगार बढ़ गई है, पानी के बिल बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिक के बिल बढ़े हैं। ये सारी समस्याएं हैं और इसके लिए बढ़ाना जरूरी है। तो मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों को बढ़ाने को लेकर क्या कुछ कहा, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने जाते हैं। क्यों बढ़े दूध के दाम, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये कहना है कि डेयरी मवेशियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, यानी जो जानवर दूध देता है उसकी कीमतों में इजाफा देखा गया है। चारे के दाम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पशु आहार में 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में 9 रुपए बढ़ाना बहुत जरूरी था। दूध उत्पादन की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डेयरी किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मुंबई में डेयरी विक्रेताओं ने, जो किसान हैं, वो अब दूध की कीमतों को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। इससे पहले इतने रेट कभी बढ़े थे? इतना तो नहीं बढ़ा था कभी, जो है नहीं बढ़ा था। दूध से ही मावा बनता है। अब दूध का रेट बढ़ेगा तो मावे का भी बढ़ेगा। जो चीज़ें हो रही है बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ते जा रही है। इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि गरीब एक जो निम्न क्लास का जो आदमी है वो कैसे सर्व करेगा लाइफ में। बात बरेली में मचे भगदड़ की। नेताजी सवालों के घेरे में बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने रक्षाबंधन के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। अफरा तफरी के बीच कई महिलाएं बेहोश हो गई। उनमें से एक महिला की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। रक्षाबंधन कार्यक्रम में यह हादसा भारी अव्यवस्था के चलते हुआ। उम्मीद से ज्यादा महिलाएं कार्यक्रम में पहुंच गईं, जिसके चलते रक्षाबंधन कार्यक्रम में भगदड़ होने की खबर है। भारी उमस और गर्मी की वजह से भी कई महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। अब ये जानिए कार्यक्रम में क्यों मची भगदड़, उसकी डिटेल्स। राखी बंधवाने के बाद साड़ी देने की बात थी और इसी साड़ी को लेने के लिए बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का जमावड़ा वहां पर लग गया। 20,000 से ज्यादा महिलाएं रक्षाबंधन के इस त्योहार में शिरकत करने के लिए पहुंच गई। महिलाओं को बसों में भरकर लाया गया। उनकी वापसी का कोई इंतजाम नहीं था। रक्षाबंधन कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था नजर आई। धक्का मुक्की में कई महिलाएं गिरकर बेहोश भी हो गई थी। भीड़ थी बहुत सारी, मैंने ज्यादा कर नहीं देखा। भीड़ में दब गया था बच्चा, उसको सांस नहीं आ रही थी। तो और कौन कौन घायल हुआ? 2-3 तो एम्बुलेंस में चले गए शायद। इधर मची थी, जगह जगह ये लोग कैंप लगा रहे थे, साड़ी बांट रहे थे। उनका सही तरीके से इंतजाम नहीं किया। तो नेताजी ने भीड़ तो जुटा ली लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया। बद इंतजामी के चलते एक महिला की मौत हो गई, जो साड़ी को लेने का सपना लेकर आए थे। इन दोनों दो बड़े चेहरे, देव गुरु बाबा रामदेव और कंगना रनौत के बीच कोल्ड वॉर छिड़ी हुई थी, जिसको लेकर अब योग गुरु बाबा रामदेव ने एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को अपनी तरफ से राखी भेजी है। यानी अब संधि होने जा रही है। बीते दिनों बाबा रामदेव और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग लगातार सामने आई थी। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। इस बीच बाबा रामदेव ने कहा है कि अगर दोनों के बीच संवाद है तो संवाद के माध्यम से ये पूरी कंफ्यूजन को वो खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज कंगना को फोन भी करूंगा। बाबा रामदेव ने कहा कि मैं बहन कंगना को गिफ्ट और मिठाई अपनी तरफ से भेज रहा हूं
ताकि रिश्तों में मिठास बरकरार रहे। हालांकि राखी को भेजने का जो क्रम है वो बहनों की तरफ से होता है, लेकिन यहां पहल बाबा रामदेव के जरिए की जा रही है। बहन कंगना रनौत को ये गिफ्ट और ये मिठाई हम बाई पोस्ट भेज दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की, किसी भी कारण से नफरत देश में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सब बैर का परित्याग करें। और पिछले दिनों एक विवाद उठा कि भाई स्वामी रामदेव में और हमारी श्रद्धामयी बहन कंगना रनौत में भी कहीं विवाद तो नहीं हो गया है। विवाद को संवाद से खत्म करें। आज हम फोन भी लगाएंगे कंगना बहन को और उनको बोलेंगे रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अब बाबा रामदेव के राखी भेजने पर कंगना ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि त्योहारों का दिन होता है, सब कुछ भूल चूक माफ करने के लिए। मेरे भाई बाबा रामदेव ने बहुत अच्छा कहा कि विवाद नहीं, समाधान होना चाहिए। आज रक्षाबंधन के दिन मैं उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम दोनों स्वीकार करती हूं। बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको लंबी आयु दे। मतलब ये पूरा विवाद अब इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद खत्म हो गया है। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी ने स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई है। पीएम मोदी ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया है। पीएम बच्चों के बीच काफी सहज और खुश नजर आए। वीडियो में बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है तो कोई उनके साथ तस्वीर लेता हुआ नजर आया, कोई उनसे सवाल पूछ रहा है। वहीं पीएम मोदी भी पूरे समारोह में बच्चों के साथ घुले मिले नजर आए। आप भी देखिए रक्षाबंधन के जश्न की ये यादगार झलकियां। वंदे मातरम इसको लगा है। सारे शाबाश, बहुत बड़ा काम किया। करना ऐसे करना। सबको रक्षाबंधन के आशीर्वाद। सर आपको रक्षाबंधन के बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य है मेरा यह भैया, तुम्हें पाकर धन्य हूँ मैं। तू परछाई बनकर साथ रहा यह भी जानती हूँ मैं। मेरे राह के कांटों को तूने अपनी ओर मोड़ लिया। जब जब टूटकर बिखरी हूँ तूने आकर फिर जोड़ दिया। तो क्या लाई हुई है? ये लोटस वाली राखी। लोटस? ये कौन आया है? अच्छा, मैं आई हूँ। अच्छा, एडवांस में। तुझे मालूम है डेट? 17 सितंबर। मैंने आपके लिए ये राखी बनाई है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप एक नेचर लवर हैं। हमारा स्कूल एनवायरनमेंट डे पे आपके इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम पे पेड़ लगाता है। आप हमेशा कहते आए हैं AI फॉर ऑल। तो आज मैं आपको ये राखी बांधने के समय यह वादा करती हूँ कि मैं AI को जिम्मेदारी से सीखूंगी, समझूंगी और उसका उपयोग लोगों की मदद के लिए करूंगी। शाबाश। सारे दांत कहाँ चले गए? सर, मैंने आपके द्वारा लिखी हुई एग्जाम वॉरियर्स बुक पढ़ी थी और मुझे वो बहुत पसंद आई। उसने मेरे मैं पहले एग्जाम से बहुत डरती थी। अब मैं एग्जाम वॉरियर हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम्स बस मेरी करंट नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। और बहुत आशीर्वाद बेटा। मम्मा बोलती है कि दूध पीती नहीं होगी, सब्जी खाने के लिए कहती होगी, खाती नहीं होगी। अच्छा, करेला नहीं खाती? तो मेरे भाई भी नहीं खाता। कोई नहीं खाता। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी। और आशीर्वाद करके आना। महाकाल का दर्शन कब ले जाओगी? मुझे महाकाल का प्रसाद ले आना। आओगे ना? 25 वर्ष के कार्यकाल में देश को आगे बढ़ाया है। विकसित भारत का सपना लेकर देश को आपने सजाया है। मेक इन इंडिया की हुंकार से उद्योगों का बल बढ़ता है। भारत अब अपने ही हाथों से अपना भविष्य लिखता है।
पूरा वंदे मातरम इसमें लगा है? सर इसके पूरे सारे शाबाश, बहुत बड़ा काम किया आपने। विकसित भारत जय जय भारतवर्ष हमारे, जय जय हिंद हमारे हिंद, 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 हमारे हिंद। आपका बचपन का सपना आप लोगों को मिलने का। सर आपसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, आप जैसे भारत को आगे लेके जा रहे हैं, अपने आगे ले जाएंगे सर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में मनाया है रक्षाबंधन का पर्व। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बेटियों ने अमित शाह की कलाई में राखी बांधी है। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर किया है। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को जीवन भर इंसुलिन के इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, जो उनके परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ भी डालता है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा, अमित शाह ने कहा कि ऐसे बच्चों को आजीवन निःशुल्क इंसुलिन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये दूरदर्शी पहल, जिससे कई विकसित देश भी अभी लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। मोदी सरकार की सेवा, संवेदना और सुरक्षा के सिद्धांतों के प्रति कटिबद्धता का ये प्रमाण नजर आया। बड़ी खबर, बिहार के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा हो, गंडक हो, कोसी समेत कई नदियों का जलस्तर के बढ़ने की खबर है। कई स्थानों पर नदियां खतरे के निशान तक पहुंच चुकी हैं और उससे ऊपर बह रही हैं। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है।